नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। जो आज मैं खबर दिखाने वाला हूं, जो आज की एक्सरे रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं, सबसे पहले जान लीजिए, आपको अयोध्या में जिसने पाप किया, समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष, इसका एक्सरे किया है। इसकी काली करतूत क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद जाति पर जोर की सियासत हो रही है, लेकिन विकास कहां है, आपके मुद्दे कहां हैं दर्शकों, यह भी मैं आपको बताऊंगा। और आखिर में वायनाड में 4 गांव लापता हो गए और सांसद भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सबसे बड़ी बात क्या है, आज की पहली खबर हमारी, अयोध्या में पाप हुआ है और उसमें समाजवादी पार्टी के नेता का हाथ है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन सोचिए दर्शकों, बड़ा चर्चा में है अयोध्या। राम मंदिर बनने के बाद वहां सियासी चर्चा हुई लोकसभा चुनाव, और चुनाव में फैजाबाद लोकसभा सीट पर इंडिया अलायंस की जीत हुई। जीत की बार बार ढपली बजाने वाले अखिलेश यादव और पूरे इंडिया अलायंस पर आज मैं सवाल उठा रहा हूं। मेरे सवाल उठाने के पीछे की वजह मैं आपको बताऊंगा दर्शकों, तो आप गुस्से से उबल जाएंगे। ठीक कह रहा हूं मैं। राम की नगरी अयोध्या में महापाप हुआ है दर्शकों, महापाप। 12 साल की एक नाबालिग का गैंगरेप किया गया, और गैंगरेप करने वाला कोई और नहीं, समाजवादी पार्टी का नेता है, सपा नेता मोहित खान, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। मोहित खान अयोध्या में सपा के भदरसा नगर अध्यक्ष हैं। और फैजाबाद के सांसद कौन है? अवधेश प्रसाद, और इनके ये करीबी हैं, बेहद करीबी हैं दर्शकों। बड़ी बात क्या है, अवधेश प्रसाद किसके करीबी हैं ये सब जानते हैं। दिखा रहा हूं तस्वीर आपको। अवधेश प्रसाद करीबी हैं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, और अखिलेश और अवधेश प्रसाद के बीच की केमिस्ट्री कितनी गहरी है वो इन तस्वीरों में देखिए। कैसे हाथ पकड़कर पहुंचे थे, रैलियों में शामिल हुए थे, और अखिलेश को अवधेश प्रसाद पर कितना विश्वास है, कितना भरोसा है, यह समय समय पर दोनों के बीच के तालमेल से पता लगता है। फिर चाहे विधानसभा आते जाते हो या फिर लोकसभा, दोनों की साथ में एंट्री, या फिर अखिलेश का अवधेश प्रसाद को अधिष्ठाता मंडल का सदस्य नियुक्त करने जैसी बड़ी जिम्मेदारी देना। लेकिन बड़ी बात क्या है, यही कारण है कि आज अखिलेश यादव पर सवाल उठ रहा है, समाजवादी पार्टी पर उठ रहा है। सवाल यह कि क्या ये नहीं पता अवधेश के करीबी का कि वो क्या महापाप कर रहा है। इसलिए हमने सबसे पहले जिम्मेदारी के साथ अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद से इस बारे में पूछा। तो बड़ी बात क्या है, माननीय सांसद जी की जुबान पर हिंदी के तुरंत बाद अंग्रेजी कैसे आ गई और क्या कह रहे हैं, सुनवाता हुआ। आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मुझे इसकी जानकारी नहीं। मैं तो हाउस में हूँ, मुझे इसकी जानकारी नहीं। सुबह से वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं आप लोगों पे। भदरसा का आप ही का नगर अध्यक्ष है। ऐसा है, जब मैंने कहा मुझे जानकारी नहीं है, अब हम जा रहे हैं कमरे पर, बातचीत करेंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे, तभी तो I will able to say any word. I am not aware. अयोध्या वासी सुनिए, सांसद हैं, इनको नहीं पता है। अगर आरोपी मोहित खान अवधेश प्रसाद का करीबी है तो इसके बारे में कैसे नहीं पता है? वैसे भी उनके संसदीय क्षेत्र में क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? सोचिए दर्शकों कि अवधेश को इनकी भनक तक ना हो, माननीय सांसद जी को इसके बारे में पता ना हो। अब इस वारदात के बाद क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो जो कहते हैं वो पूरे तथ्यों के साथ कहते हैं। उनकी यही हर बात अर्थ के साथ है। मैं आज आपको सुनवा रहा हूं, विधानसभा में क्या कहा था कि समाजवादी पार्टी महिलाओं की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, और आज इस मामले के सामने आने के बाद उनका एक एक शब्द सच साबित हो रहा है, और उसमें कितनी धार थी वो मैं अब आपको सुनवाने वाला हूं। सुनिए पहले। महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं।
और यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या एक्शन लिया ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कैसे सपा नगर अध्यक्ष मोहित खान ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस रिपोर्ट में रोजाना अयोध्या में रामलला के दर्शन करने लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। मन में आस्था लिए राम भक्त अयोध्या पहुंचते हैं, लेकिन राम की नगरी में समाजवादी नेता मोहित खान ने जो किया उसकी कोई माफी नहीं है, बेहद शर्मनाक है। 12 साल की नाबालिग से गैंगरेप के इल्जाम सपा नेता मोहित खान पर लगे। मोहित खान ने एक नाबालिग की रूह को तार-तार कर दिया। अपनी ताकत, अपनी पहुंच के बल पर एक मासूम को जिंदगी भर ना भरने वाला गम दे दिया, वो गम जिसे वो अपनी आखिरी सांस तक नहीं भुला पाएगी। और इसका सबसे बड़ा कसूरवार समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष मोहित खान और उसका नौकर है। राजू भी रही मोहित तो सब वीडियो बनाए के ओके बाद मैंने फिर मार बिटिया लेके आए तो पूछे 1-2 महीने के बाद का भवा तो कहीं की जन वैसे ऐसे राजू मोहित करे हैं। पीड़िता की मां के मुताबिक ये घटना 75 दिन पहले की। नाबालिग मजदूरी के बाद घर वापस आ रही थी। वो आरोपी मोहित खान की बेकरी के सामने से गुजर रही थी। आरोप है कि मोहित खान ने उसे रास्ते में रोका और सपा नेता मोहित खान के नौकर राजू ने उसे पकड़ लिया। चिल्ला न सके इसलिए नाबालिग का मुंह दबाया। दोनों आरोपी नाबालिग को दुकान के अंदर खींच ले गए और फिर आरोप है कि वहां मोहित खान ने पहले उसका रेप किया। कुछ दूरी से राजू मोबाइल में इसका वीडियो बना रहा था। इसके बाद आरोपी राजू ने भी नाबालिग का रेप किया। राजू इसी जगह पर इसी जगह के आसपास के वो स्पॉट्स हैं जहां पर उसने इस घटना को अंजाम दिया। मोइन का भी नाम उसमें है और इसी बेकरी में वो रहा करता था। पुलिस जब उसे खोजती है तो वो लापता हो जाता है, भाग जाता है और ये वो बेकरी है जहां पर पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। नाबालिग इस वारदात के बारे में बाहर किसी को ना बता सके, इसलिए दोनों आरोपियों ने उसे धमकाया, वीडियो वायरल करने की धमकी दी। डरी सहमी नाबालिग घर लौट आई। जिस उम्र में ना दुनिया की समझ होती है और ना ही दुनियादारी की। जब तक दुनियादारी की समझ आती तब तक इस नाबालिग को इतना गहरा जख्म मिला जिसकी टीस का दर्द शायद कभी कम नहीं होगा। लेकिन दर्शकों, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। आपके लिए एक एक चीज हम लेकर आए। इसका खुलासा कैसे हुआ, आज 2 केस हमारे सामने बता रहा हूं आपको। केस 1 क्या कहता है? गैंगरेप के 60 दिन बाद नाबालिग की हालत बिगड़ जाती है। नाबालिग के अचानक पेट में दर्द उठता है। माता पिता बच्ची को अस्पताल लेकर भागते हैं। डॉक्टर्स ने नाबालिग के प्रेग्नेंट होने की पुष्टि की। बड़ी बात क्या, नाबालिग ने रोते हुए माता पिता को पूरी घटना बताई। नाबालिग के माता पिता मोहित खान के पास गए। मोहित ने बच्चा गिराने की दवा देने की बात कही, सोचिए आप। और सपा नेता मोहित खान ने 2000 रुपए दिए। लेकिन कैसे इंसाफ के लिए माता पिता लगातार भटकते रहे। बदरसा चौकी शिकायत करने पहुंचे। नाबालिग की मां पहुंची। बदरसा चौकी में पीड़िता की मां की सुनवाई नहीं हुई और निराश होकर थाना पूरा कलंदर पहुंचता है पीड़ित परिवार। एसएचओ ने मोहित खान और राजू के खिलाफ इसके बाद एफआईआर दर्ज। लेकिन इसके अंदर की खबर क्या है? फैजाबाद लोकसभा सीट भले ही बीजेपी हार गई, लेकिन बीजेपी ने ही नाबालिग के इंसाफ की लड़ाई शुरू की। दावा है निषाद पार्टी और हिंदू संगठन सड़क पर उतरे। जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, मोहित खान की गिरफ्तारी पर अड़ गए। पुलिस के सामने आरोपी के खिलाफ नारेबाजी की और मोहित खान की गिरफ्तारी के बाद अब लोग शांत हो गए हैं। लेकिन अभी इस मसले को लेकर बहुत प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहां क्षेत्रीय नेता क्या कह रहे हैं, पहले आपको वो सुनवाऊंगा, फिर बताऊंगा कि इस पर राजनीति क्या हो रही है। देखिए, इस तरीके का दुराचार एवं दुष्कर्म जो कि किसी नाबालिग बच्ची का 10-12 साल की बच्ची का दुष्कर्म करना, सामूहिक दुष्कर्म करना, उसके बाद उसका वीडियो बनाना, वीडियो बना करके आपसी अपने जिहादी समाज में उस वीडियो को प्रसारित करना, ऐसी चिंताजनक, दुखद और विभत्स खबर से बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद पूरे आक्रोश में है। लेकिन आज हमारा सवाल है, माननीय सांसद जी तो अवेयर नहीं है, आपने सुन लिया, लेकिन इस पर कैसे सियासत हो रही है, क्या आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। I am not aware of. I am not aware of. I am not aware of.
मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मुझे इसकी जानकारी नहीं। मैं तो हाउस में हूँ। फैजाबाद के ये कैसे सांसद जी हैं जो एक आरोपी को शह दे रहे हैं? आई एम नॉट अवेयर कह के इतनी बड़ी वारदात से पल्ला झाड़ रहे हैं? क्या उन्हें वाकई ऐसा लगता है कि सिर्फ ये 3 शब्द कहकर इस नाबालिग को उसकी खोई हुई इज्जत वापस दिला पाएंगे? ये कहां का इंसाफ? ये कैसे प्रतिनिधि हैं? क्या सपा सांसद अवधेश कुमार सिर्फ अपने करीबी को बचाने के लिए आंखें बंद कर रहे हैं? और ये हाल केवल अवधेश कुमार का नहीं है, पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी ने, दल के एक-एक राजनेता ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है। हर किसी का एक सा जवाब इस मामले में सुनने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी हो या भाजपा हो या अगर कोई भी हो तो कार्रवाई उस पर होनी चाहिए, लेकिन मुझे जानकारी नहीं इस विरुद्ध। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो महिला सुरक्षा को लेकर सख्त हैं। महिलाओं की सुरक्षा उनके लिए सर्वप्रथम है। बेशक समाजवादी पार्टी के लिए घटना बड़ी ना हो, उनके लिए एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन बीजेपी इस बच्ची को इंसाफ दिलाने की राह पर निकल गई है। क्या अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ऐसे बलात्कारियों को संरक्षण देती है? इस वारदात की गूंज जब अयोध्या से निकलकर दिल्ली तक पहुंची, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर समाजवादी पार्टी की चुप्पी पर तंज कसा। पुलिस ने आरोपी सपा नेता मोहित खान और राजू को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर गैंगरेप और पॉक्सो की धारा लगाई गई। उम्मीद है कि जल्द ही नाबालिग को इंसाफ मिलेगा और आरोपियों को उनके किए की सजा मिलेगी। लेकिन सपा कब एक्शन लेगी, समाजवादी पार्टी क्या एक्शन लेगी, सवाल बना हुआ है। पीड़ित नाबालिग का परिवार इंसाफ मांग रहा है। आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने के लिए आवाज उठा रहा है। ऐसे में योगी सरकार ने भी हर उस दरिंदे को मिट्टी में मिलाने का प्रण ले लिया है दर्शकों, जो महिला सुरक्षा में ऐवान बनकर खड़ा हो गया है। तभी तो जब सपा विधायक रागिनी सोनकर ने कल विधानसभा में सवाल उठाया था, तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के एक बयान का जिक्र किया और जवाब दिया। कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में समाजवादी पार्टी उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है जिसने कहा था लड़के हैं, गलती हो जाती है। लेकिन अब मैं आपको सुनाऊंगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में क्या कहा, सुनिए जरा। इस पीढ़ी ने कहा था, जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं, ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे? ये महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं ही एक गंभीर खतरा है। सुन लिया आपने दर्शकों, नाबालिग के गैंगरेप के इस मामले ने सबको चौंका दिया है। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है आपको क्या है? जिस चौकी में पीड़िता की मां आरोपी मोहित की शिकायत करने पहुंची, वो चौकी उसी मोहित के घर में थी, इसी के घर में थी। तभी तो नाबालिग के रेप के मामले में सपा नेता के खिलाफ 30 घंटे बाद एफआईआर, 30 घंटे बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। 12 साल से ये पुलिस चौकी मोहित के इसी घर में चल रही थी। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए। मामले का खुलासा हुआ तो जैसे ही कल यानी 30 जुलाई को आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ, इस चौकी को रातों रात शिफ्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इस पुलिस चौकी को 3 किलोमीटर दूर भरतकुंड में शिफ्ट कर दिया गया है। हमारे सहयोगी अजय वहां पर पहुंचे और उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाता हूं। अयोध्या में 16 साल की लड़की के संग रेप के मामले में पुलिस ने अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया उनमें एक बेकरी के चालक हैं और एक उनके ही एक सहयोगी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। बच्ची जब प्रेग्नेंट हो जाती है, परिवार को बताती है, फिर इस पूरे मामले का खुलासा होता है। हम इस समय उसी भदरसा कस्बे में मौजूद हैं और जो आप पीछे देख रहे हैं ये वो पुलिस चौकी है जिसे उस घटना के सार्वजनिक हो जाने के बाद आनन फानन में पुलिस खाली करके चली गई। दरअसल बताया जा रहा है कि उनमें जो बताया कथित तौर पर जो मुख्य आरोपी हैं उनके परिजनों के घर पे ही ये चौकी मौजूद है। ये कारण रहा कि इसे छोड़कर चले गए। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर पहले भी दाग लगे हुए हैं दर्शकों, बताना जरूरी है। दिखाता हूं आप। सपा नेता गायत्री प्रजापति आपको याद होंगे, जिन पर गैंगरेप का आरोप लगा था दर्शकों, गैंगरेप का आरोप लगा था। दिखा रहा हूं मैं आपको। 2016 में चित्रकूट की महिला ने गायत्री प्रजापति पर आरोप लगाया था। अखिलेश सरकार में तब गायत्री प्रजापति खनन मंत्री थे। खनन के पट्टे दिलाने का झांसा देकर
महिला को घर बुलाया, 2014 जुलाई और 2016 तक महिला का शोषण किया, गंभीर आरोप लगे। पीड़िता की नाबालिग बेटी का भी यौन शोषण किया गया। सोचिए आप, सपा सरकार में गायत्री रसूखदार, बड़े प्रभावशाली राजनेता, पुलिस और प्रशासन ने गायत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उस पर कार्रवाई हुई, गायत्री और उसके सहयोगियों पर एफआईआर दर्ज हुई। गायत्री को बचाने के लिए पीड़िता पर काफी दबाव बनाया गया था। दर्ज पीड़िता को बड़ी रकम, घर, प्लॉट दिए जाने की भी बातें सामने आई और उसके 2 साथियों को इसमें दोषी पाया गया, गायत्री प्रजापति के साथ। गायत्री प्रजापति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अब सपा का मोहित खान आ गया है। इसको बचाने के लिए जोर लगा रही है पार्टी, ऐसा लगता है, क्योंकि पूरी पार्टी मोहित के मामले पर चुप्पी साध कर बैठी हुई और सपा सांसद अवधेश प्रसाद जो कह रहे हैं आई एम नॉट अवेयर, मोहित खान पर चुप हैं। मोहित की भदरसा में कई प्रॉपर्टी है। दर्शकों, यह भी पता चला है कि एक मकान में बैंक संचालित हो रहा है और आरोपी मोहित खान की कई दुकानें किराए पर हैं। सोचिए आप। लेकिन इस मामले को लेकर अभी भी पड़ताल जारी है, सियासत भी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। सुनिएगा। एक तहरीर प्राप्त हुई थी जिसमें 376D का अभियोग पंजीकृत हुआ है और जो भी है इन लोगों ने ये कहा था कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाए। सारी विधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए हम कार्रवाई कर रहे हैं। सही विवेचना और अभियुक्तों की गिरफ्तारी। यह प्रकरण थाना कूड़ा कलंदर का है। यहाँ पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें नामजद दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या धर्म नगरी है, लेकिन वहां पर यह कुकर्म हुआ है और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो कार्रवाई कर रहे हैं। बहरहाल अगली स्टोरी हमारी आपको जरूर देखनी चाहिए। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जाति पर जोर की सियासत हो रही है दर्शकों। और आज मैं आपको ये जाति कहां से आ गई, आखिर कहां से इसका जन्म हो गया और इस पर बहस क्यों हो रही है, जायज है कि नहीं, बहुत सारे सवालों। लेकिन आज एक श्लोक पढ़ के सुना रहा हूं, मनुस्मृति का है दर्शकों। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् द्विज उच्यते। इसका अर्थ मैं आपको बता रहा हूं। जन्म से सभी शूद्र होते हैं और कर्म से, उनके संस्कार से उनका वर्ण तय होता है, यानी कर्म के आधार पर वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। भारत उस मनुस्मृति का है जहां जाति का वर्णन नहीं है दर्शकों, लेकिन उसके बावजूद देश की संसद में जाति पर बहस हो रही है। और मॉनसून सत्र में आपके मुद्दों की बात होनी चाहिए थी, देश के मुद्दों की, लेकिन सरकार के कामकाज की समीक्षा के बजाय यहां जाति पर बात, यहां जाति के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। जरा आप खुद सोचिए, कैसे नेताओं को चुनकर संसद में भेजा है जो आपके मुद्दे छोड़कर जाति जाति के रट लगाते हैं। लेकिन बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने जाति जनगणना की रट लगाने वाले जितने भी लोग हैं उनसे उनकी जाति क्या पूछी, वो बितक गए, घबरा गए। जाति पूछने पर गाली देने की आरोप लगाए गए। अब किसी की जाति पूछना क्या गाली देना होता है? आप खुद सोचिए। अगर अपनी जाति नहीं बता सकते तो फिर दूसरे की जाति क्यों पूछते हैं, यह भी बोल रही है बीजेपी। और संसद में जाति जनगणना की वकालत करने वाले राहुल गांधी को अनुराग ठाकुर ने बिना नाम लिए कैसे जवाब दिया, कैसे बहसबाजी हुई, सर आपको वो सुनवाता हूं। बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। सर ओबीसी की बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। तो देखा, लेकिन ये यहां पर खत्म नहीं हुआ दर्शकों। जब जाति की बात आई तो अखिलेश यादव कैसे मैदान में आ गए और गुस्सा करने लगे, वो इस रिपोर्ट में देखिए। तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं नाम बताओ इनका क्या है? नाम क्या आपका? क्या नाम है? नाम बताओ।
दिन रात जाति जनगणना पर बात करने वाले इंडिया अलायंस को जब बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने घेरा तो विपक्ष बैकफुट पर आ गया। अनुराग ठाकुर ने बिना नाम लिए जाति पर सवाल उठाया तो पूरा विपक्ष एक साथ शोर मचाने लगा। अनुराग ठाकुर ने वैसे तो राहुल पर तीर चलाए थे, लेकिन जाते वाले तीर से जितना राहुल घायल हुए उतना ही दर्द अखिलेश के चेहरे पर दिखा। तमतमाए अखिलेश ने तो सदन में खड़े होकर अनुराग ठाकुर को नसीहत दे डाली कि सदन में किसी की जाति कैसे पूछ सकते हो। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? अखिलेश ने सदन में जैसे ही जाति पूछने पर सवाल उठाया, सोशल मीडिया पर उनके पुराने वीडियो ट्रेंड करने लगे, जिसमें वो पत्रकारों की जात पूछकर उन्हें फटकारते नजर आते हैं। अरे पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना। अनुराग ठाकुर ने अपने एक तीर से राहुल और अखिलेश दोनों को एक्सपोज किया। हालांकि इसके बावजूद दोनों नेता जाति जनगणना की वकालत पर अड़े हुए हैं। लेकिन दर्शकों, ये जाति की बातें चलती रहती हैं, लेकिन आज हमारे सामने जो केस स्टडी आई वो आपके सामने रख रहा हूं और आपको क्यों देखनी चाहिए, सुनिए जरा। विपक्ष संसद में विकास पर चर्चा नहीं कर रहा है। विपक्ष बार बार जाति का मुद्दा उठा रहा है, देश में जातीय जनगणना की बातें कह रहा है और हिंदुओं को जाति में बांटने की राजनीति है, ये कोशिश है। क्योंकि अगर जातियों में बटेंगे तो सियासत चमकेगी, हिंदू एकजुट हो जाएगा तो सियासत खत्म हो जाएगी। इसलिए जाति जनगणना का मुद्दा सुलगाया जा रहा है। विपक्ष सब जानता है इस बारे में और जब सत्ता में था तो जाति जनगणना करा ली, लेकिन जातीय जनगणना के आंकड़े जारी नहीं किए। 2011 जातीय जनगणना के आंकड़े जारी नहीं किए गए थे दर्शकों। और राजस्थान में 2011 में जातियों का सर्वे भी हुआ। 2015 में कर्नाटक में जातियों का सर्वे हुआ। कांग्रेस ने सर्वे के आंकड़े जारी नहीं किए जो आज जाति पर बात कर रहे हैं। इधर क्या हो रहा है? केस 2। बीजेपी जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है। बिहार में तो मुख्यमंत्री नीतीश ने जातीय सर्वे कराया और बीजेपी आज भी नीतीश कुमार के साथ है। लेकिन 2021 में देश की जनगणना होनी थी, कोविड-19 की वजह से वो नहीं हो पाई। तब से अब तक जनगणना अटकी हुई और बीजेपी का जनगणना से ज्यादा विकास पर फोकस है। नेता कहते हैं कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हम लगे हुए हैं, उसे विकसित करने में जुटे हुए हैं। अब इसी सोच का विपक्ष विरोध कर रहा है। देश के वंचितों का विकास क्या नहीं चाहते विपक्षी दल? इसलिए सरकार को जातीय जनगणना में उलझाया जा रहा है दर्शकों, यह सवाल भी बना हुआ है। लेकिन आज इस मसले पर जब संसद में आवाज उठी तो बाहर भी सियासत जोरदार हुई। क्या कह रहे हैं संबित पात्रा, सुनिए जरा। जाति क्या पूछ लिया, हंगामा क्यों बरप गया? जो व्यक्ति हर किसी की जाति पूछ सकता है। आप पत्रकार हैं, कुछ दिनों पहले पत्रकारों की जाति पूछने का काम राहुल गांधी कर रहे थे। पूछ रहे थे आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, बताइए आप किस जाति के। यह सब आप पूछ सकते हैं, मगर आपसे कोई अगर जाति पूछ ले तो मम्मी मम्मी मम्मी, मुझसे जाति पूछ लिया गया, मम्मी मेरा इंसल्ट हो गया। तो देखा आपने दर्शकों, लेकिन इस पर अभी सियासी जोर आजमाइश शुरू हो गई है और ज्यादा। कैसे, वो इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। संसद में जाति पर छिड़े संग्राम के बीच पीएम मोदी ने अनुराग ठाकुर का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। साथ ही पीएम मोदी ने अनुराग ठाकुर की प्रशंसा भी की। पीएम के इस पोस्ट के बाद सियासत और गर्मा गई है। कांग्रेस लोकसभा में राहुल की किरकिरी से पहले ही बौखलाई हुई थी। ऐसे में पीएम मोदी ने यह वीडियो एक्स पर अपलोड किया तो कांग्रेस के जख्मों पर नमक रगड़ दिया, जिससे कांग्रेस और ज्यादा बौखला गई। अब कांग्रेस ने पीएम के खिलाफ संसद में विशेषाधिकार हनन की शिकायत दर्ज कराई है। और वो कौन से जात के हैं वो मालूम है उनको, और ये पर्पसली किसी को इंसल्ट करने के लिए उसने कहा है, ये अच्छा नहीं है। कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया। बीजेपी नेताओं ने अनुराग ठाकुर के बयान को सही बताया और कांग्रेस से पूछा कि अगर जाति पूछ ली तो इसमें गलत क्या है? अगर जाति जनगणना होगी तो उसमें सभी को जाति बतानी होगी। हिंदी में कहावत होती, चोर की दाढ़ी में तिनका।
यानी कहा किसी और के लिए जाए और आदमी अपने आप अपने ऊपर मान ले। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडी गठबंधन में भयंकर कंफ्यूजन नजर आ रहा है इस मुद्दे पे। अनुराग ठाकुर के बयान पर संसद के अंदर और बाहर घमासान मचा हुआ है। इस मामले पर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी यह विवाद थमने वाला नहीं है। तो देखा आपने दर्शक, यहां जाति पर बात हो रही है, उधर आपको एक ऐसी खबर दिखाने वाला हूं जहां 4 गांव लापता हो गए दर्शक। और यह खबर कहां की है? जहां से राहुल गांधी जीते और फिर इस्तीफा दे दिया, नहीं पहुंचे अभी तक। लेकिन बड़ी बात क्या है, 4 गांव लापता हो गए दर्शक। और इसके लिए बड़ी बात यह है कि जो मौजूदा सरकार है वो जिम्मेदार है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, एक एक बात आपको बताता हूं। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड हुई और कई गांव बह गए। देखिए आप तस्वीरें, सिर्फ तस्वीरें देखिए, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इन हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। इसके बावजूद अब तक 158 लोगों की मौत हो चुकी है। 500 लोग शरणार्थी कैंप में रखे गए हैं। आर्मी, एयरफोर्स इस मुश्किल घड़ी में वहां पर डटी हुई है। नेवी की मेडिकल टीम वहां मौजूद है। हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, देखिए जरा। लेकिन लगातार हो रही बारिश के बाद रेस्क्यू में बहुत दिक्कत आ रही है। लेकिन बड़ी हैरत की बात है दर्शकों कि वायनाड के सांसद राहुल गांधी, जो एक बार नहीं कई बार जीते, वो अपनी जनता का हाल लेने नहीं पहुंचे। वहां झांका तक नहीं। दौरे की चर्चाएं जरूर हो रही थी, राहुल और प्रियंका वाड्रा वहां जाएंगे, लेकिन ऐन वक्त पर दौरा रद्द हो गया। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में यह मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि इस घटना में जितने भी लोगों की जान गई है, उनके परिवार के साथ उनकी संवेदनाएं हैं। अमित शाह ने आज संसद में यह भी दावा किया कि पिनरई विजयन सरकार, केरल की सरकार को 23 जुलाई को संभावित भूस्खलन के बारे में 1 सप्ताह पहले ही केंद्र सरकार ने चेतावनी दी थी। उन्होंने आगे बताया कि केरल में एनडीआरएफ की 9 टीमें पहले ही भेज दी गई थी, लेकिन केरल सरकार ने वक्त रहते लोगों को नहीं निकाला वहां से। सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने क्या फैक्ट के साथ ये बातें कही। मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं, 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई को, 23 तारीख को ही मेरे ही अनुमोदन से 9 एनडीआरएफ की टीमें केरल के लिए रवाना हो गई थी कि वहां लैंडस्लाइड आ सकता है। भारत सरकार ने 9 एनडीआरएफ की टीमें विमान से वहां भेजी। मैं पूछ सकता हूं मान्यवर, इतना मुझे पूछते हैं सारे लोग, केरल सरकार ने क्या किया? सरकारों को इस दिशा में सोचना चाहिए, क्योंकि बारिश का मौसम है और हादसा कहीं भी हो सकता है। फिलहाल न्यूज का एक्स्ट्रा में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक और जानकारी भरी खबरों के साथ। नमस्कार। Director, the taste of success. जनता कह रही है आप लोग राजनेता करें जो आपको मतलब आपस में करना है। जनता के साथ जो वादे हों शहजाद, उन पे खरा उतरना चाहिए हर सरकार को, चाहे आप हो चाहे विपक्ष की कोई पार्टी। शहजाद। ऐश्वर्या जी, कुछ लोगों का तो गच्चेबाजी में ऐसा पीएचडी है कि इन्होंने तो अपने बाप दादा पूर्वज को भी गच्चा देने से नहीं बख्शा। भाई, भरी माइक सभा में माइक अपने अब्बू जान के हाथ से खींचकर अब्बू जान की सारी बातों को गच्चा देने का काम किस सुपुत्र ने किया था? कौन है जो अपने ही दादा परदादा ने कहा था? मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने तो नाम भी नहीं लिया। ऐश्वर्या जी, मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया। अरे मैं आपसे कह ही नहीं रहा, मैं तो ऐश्वर्या जी से कह रहा हूं। तो ये यदि ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मुझे लगता है कि ये प्रतिक्रिया देने वाले लोग स्पष्ट कर रहे हैं कि किसने अपने बाप के हाथ से माइक छीना।
मुझे लगता है कि जो प्रतिक्रिया दे रहा है वो स्पष्ट कर रहा है। आपने यही सवाल पूछा था ऐश्वर्य जी, डिक्टो यही सवाल था अब मैं अपनी बात जो जवाब दिया जा रहा है। मैं अपना नहीं, आप ये भेदभाव क्यों करते हैं? जब बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं तो वो आपको लगता है कि जैसे मुरारी बापू की कथा चल रही है तो एंकर भी बना देंगे। हाँ जी, यशमैन बन जाते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमें हर ऐश्वर्या जी ये तरीका तो बिल्कुल ही अस्वीकार्य है। शहजाद पूनावाला कतई विषय पे ऐश्वर्या जी जब आप बोलेंगे तब मैं बोलूंगा। मैं पूछा था, मेरी बारी थी, आप मुझे बोलने नहीं देना चाह रहे तो मैं चुप रह जाता हूँ। मैं तो समझ नहीं आ रहा मैं किसको बोलने दे रहा हूं और मैं किसको नहीं बोलने दे रहा हूं। ये आप दोनों ही डिसाइड कर लीजिए। पिता के साथ ये हर्षवर्धन जी आराम से आप बैठे बैठे जो मुस्कुरा रहे हैं ना हर्षवर्धन जी, मैं किसी दिन आपसे एंकरिंग कराने वाला हूं, मैं सही कह रहा हूं। और फिर आप देखिएगा हर्षवर्धन जी, ये जो आज आप नया पर्दा पीछे बिल्कुल अनुराग भदौरिया के कुर्ते का जो कंफर्म्ड कलर है उसका पर्दा लगा के आप पीछे बैठे हैं आज, ये आप जो हंस रहे हैं। शहजाद बोलते हैं मैंने बोलने दे, वो बोलते हैं ना रिलैक्स, मैं बैक ऑन माय टॉपिक। शहजाद मेरा सवाल ये है, प्लीज समझिए, मेरा सिर्फ सवाल इतना है, राजनेता एक दूसरे को गच्चा धोखा देते हैं, आप लोग जनता के वादों पर खरा उतर